आ देख कि अज आप जो हम टॉपिक स्टार्ट करन लगे हाँ सोल्यूशनस ऑफ प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स 27th असाइनमेंट। तो ये साडा जिहड़ा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 यूनीफॉर्म स्फीयर्स ईच हैविंग मास स्मॉल m एंड रेडियस स्मॉल r आर केप्ट इन सच ए वे दैट ईच टचेस द अदर टू। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी स्फीयर ड्यू टू द अदर टू। मतलब जिदा 3 स्फीयर्स है थोड़े सामने, तीनों का मासिस mm है, रेडियस rr है और आ पॉइंट्स तिना दे सेंटर्स है। तो हुण इस केस बेटा की होएगा कि अगर आप इस स्फीयर नू इसनू सिलेक्ट कर लेने हुण इस स्फीयर दे उपर आ बाकी दो स्फीयर्स ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। तो आ वाला जिहड़ा स्फीयर है नंबर 1 है, आ नंबर 2 है, आ नंबर 3 है। तो जिहड़ा नंबर 1 स्फीयर है वो नंबर 2 नू अट्रैक्ट करेगा, तो कितनी फोर्स लगाएगा F1। जिहड़ा नंबर 3 है वो भी नंबर 2 ते ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा F3। तो F1 इनू 2 कर लो, तो नंबर 2 स्फीयर के ऊपर फोर्स लग रही है, नंबर 1 स्फीयर करके भी, नंबर 3 करके भी, इसी तरह बाकियां ते भी लग रही है। तो हुण बेटा जे थोड़ा ध्यान दो तो आ एंगल, क्योंकि आ तीनों साइड्स बराबर है और ये तीनों साइड्स के बराबर है 2r है ना, आ 2r है क्योंकि आ r है, आ भी r है ना, तो 2r 2r 2r। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होने करके आ एंगल 60 डिग्री है बेटा। हुण इस सैकेंड स्फीयर के ऊपर बाकी दोनों करके जी फोर्स लग रही है, तो F1 और F2 ये जड़ियाँ दोनों फोर्सिस है इन्हों का मैगनीट्यूड बराबर है बेटा। वो कितना वा G M1 M2 ओवर दोनों के सेंटर्स दे विच डिस्टेंस का स्क्वेयर, दैट इज वो कि दोनों के सेंटर्स का, तो दैट इज इक्वल टू GM स्क्वेयर ओवर 4r स्क्वेयर। हुण जो रिजल्टेंट फोर्स है वो की है इन्हां दोनों का वैक्टर सम। हुण जदों आपां वैक्टर सिंपल सम नहीं है, टोटल फोर्स वैक्टर सम है। वैक्टर सम कितना लवांगे पुत्र, तो अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। अच्छा F1 F2 बराबर है बेटा। तो हुण इहदा मतलब आपां कैलकुलेशन नू आसान करन लई cos 60 हाफ हुंदा ना, तो हाफ 2 कटिया गया, तो अंडर रूट 3f1 स्क्वेयर बन गया, तो अंडर रूट 3f1। तो इहदा मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितनी आ गई, अंडर रूट 3f1। f1 कितनी है बेटा, gm स्क्वेयर बाय 4r स्क्वेयर। तो ये थोड़ा रिक्वायर्ड आंसर है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा अंकुश? अच्छा हुण नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन जो है, if the radius of the earth shrinks by 1% and its mass remaining the same, by what percent will the acceleration due to gravity on its surface change? हुण इहदे च देखियो बेटा, सेकंड, if the radius of earth shrinks by 1% है ना, 1%, नो dr by r -1%, माइनस क्यों लिखे बेटा, श्रिंक्स कर रहा है ना, घट रहा वा, तो dr by r फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस जो है, तो उन्होंने परसेंटेज च लिखन लई -1% लिखता पा ना। हुण बेटा मास रिमेनिंग द सेम, मास च कोई चेंज नहीं है, बाय वट परसेंट विल द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट सरफेस चेंज। हुण ऑन द सरफेस जी कितना हुंदा, GM बाय r स्क्वेयर। हुण इन्हां तिन्नां विचों बेटा आ दोनों कॉन्स्टेंट्स है, कैपिटल जी तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, मास भी कॉन्स्टेंट है, तो रेडियस बदल रहा,
तो वेरीएबल है, इनू मैं ऊपर ले गया है ना, दोनों साइड्स नू मैं डिफरेंशिएट कर देना, आ तो कॉन्स्टेंट्स है दोनों, तो इनू डिफरेंशिएट किया -2r -3dr। हुण आ इक्वेजन 1 है बेटा, आ नंबर 2 है, डिवाइडिंग 2/1, तो dg/g इज इक्वल टू, हुण जदों तुसीं इहनूं इहदे नाल डिवाइड करोगे तो -2dr/r हो जाएगा, है ना। इक्वेजन 2 नूं 1 नाल डिवाइड करियो, आंसर आ जाएगा। हुण आ कितना दिता पुत्र, -1%, तो परसेंटेज चेंज इन स्मॉल जी कितनी आ गई, +2%। +2 का मतलब इंक्रीज करेगी, तो अगर रेडियस 1% डिक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 2% विल इंक्रीज। तो इस तरीके नाल सॉल्व करना बेटा। फिर देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, if the earth stops rotation about its own axis, what will be the change in acceleration due to gravity on its equator। तो देखियो बेटा कि थानू रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है 6.37 इंटू 10⁻⁶ मीटर, एंगुलर स्पीड दी हुई है 7.27 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड। तो हुण देखो बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन कितना चेंज होंगी है बेटा, तो आ फार्मूला, तो स्मॉल जी की है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी वैल्यू ऑन द सरफेस, और जी डैश की है रोटेशन दे करके सरफेस ते वैल्यू जी नहीं जी डैश हो जाती है। ओमेगा एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी है, आर रेडियस है, तो कॉज लैम्डा च लैम्डा लैटीट्यूड है। हुण इक्वेटर की अगर गल करिए बेटा, तो इक्वेटर के लिए जो लैम्डा वा दैट इज 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री 1 है, तो इक्वेटर लिए जी डैश है जी -ω²r। मतलब क्योंकि अज की डेट च अर्थ रोटेट कर रही है, इस करके अर्थ के सरफेस ते ऑन इक्वेटर जी की वैल्यू जी डैश है, जो असी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो जी डैश है, जी नहीं है। पर इफ द अर्थ वर स्टॉप रोटेटिंग, अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो ओमेगा दे 0 हो जाने नाल की होएगा बेटा, जो जी है जी डैश है जी दे बराबर हो जाएगी। इसका मतलब कितनी चेंज आएगी बेटा, मतलब जदों अर्थ रोटेट कर रही है तो इक्वेटर ते जी की वैल्यू जी डैश दे बराबर है और जी -ω²r है, पर अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो फिर जी डैश की वैल्यू जी दे बराबर हो जाएगी। इसका मतलब जी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, कितनी, तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन्नी है। तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज कितना कैलकुलेट करांगे, हुण ओमेगा भी गिवन है, आर भी गिवन है, जी भी गिवन है, इंटू 100% कर लियो ना, तो ओमेगा की वैल्यू, आर की वैल्यू और जी की वैल्यू, जी की वैल्यू थानू गिवन है बेटा ये नहीं है तो तुसी ले लियो जी 9 तो आ तीनों वैल्यूज पुट करके तुसी परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट वैल्यू इनक्रीज करेगी। तो जे असी परसेंटेज नहीं निकालनी है तो चेंज निकालनी है, फिर थोड़ा आंसर आ ही आ गया बेटा, फिर आया परसेंटेज चेंज से आंसर ही आएगा। तो ये तुसी देख लेना अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अगर तुसी ओदी स्टेटमेंट रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इफ द अर्थ बी एट 1/2 इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो आ देखो बेटा आ सन है, तो अज जी अर्थ है वो आ है, और आ डिस्टेंस जो है आर
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना। तो कहता कि अगर इफ द अर्थ बी एट 1/2 इट्स प्रेजेंट डिस्टेंस, कि अगर अर्थ इत्थे दी जगह इत्थे होवे है ना, तो आ डिस्टेंस अगर r/2 रह गया तो कि हाउ मैनी डेज विल देयर बी इन ए ईयर। हुण गल नूं सुनो पुत, तो जो अर्थ है, जो अज की डेट च अर्थ है, वह सन तो डिस्टेंस r 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और वह टाइम पीरीयड 1 ईयर है, और 1 ईयर दे विच डेज 365 डेज है। तो हुण इत्थे बेटा कि जदों अर्थ सन तो अज की डेट च 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है, तो वह टाइम पीरीयड है t। तो अकॉर्डिंग टू कैपलर्स थर्ड लॉ, टी स्केयर आर क्यूब ते डिपेंड करता ना, क्योंकि आ जिहड़ा आर डिस्टेंस है अर्थ का सन तो वो ऑर्बिट के रेडियस के बराबर है। तो हुण बेटा अगर कल नूं अर्थ का डिस्टेंस सन तो r/2 रह जाए, तो वह टाइम पीरीयड भी बदल जाना वा। हुण टी डैश स्केयर ओवर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, जदों तुसीं रेशो लाओगे बेटा यदि, तो वो रेशो है ना, तो 1/8 आ जाएगी। तो टी डैश स्केयर इज इक्वल टू टी स्केयर बाय 8, तो टी डैश इज इक्वल टू टी बाय 2√2। हुण आ जिहड़े है 365 डेज है ना, तो टी डैश आंसर आ जाएगा थोड़ा। तो इस तरीके नाल तुसीं इहनूं सॉल्व कर सकते हैं। समझ लग रही है अंकुश? हुण देखो भाई, पहला देखो क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है, a satellite is moving in its orbit around the earth with an orbital speed v। तो अगर आ अर्थ है, आ सैटेलाइट है, और आ v ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो ये जी v की वैल्यू है, अच्छा दोबारा स्टेटमेंट नूं पढ़ो। With an orbital velocity v, the satellite is given additional kinetic energy and it escapes at a certain stage. When it is escaping from the orbit, its speed is then v dash। तो देखो बेटा, इस वक्त जदों ऑर्बिटल स्पीड v है, ये किस दे बराबर है, अंडर रूट gmm, अर्थ का मास है, बाय r। r की है, इस दे ऑर्बिट का रेडियस है ना, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है। अच्छा हुण अगर बेटा देखो कि अगर इस सैटेलाइट की वेलोसिटी v डैश कर दईए, तो वो की कह रहा बेटा, The satellite is given additional kinetic energy and it escapes at a certain stage. When it is escaping from the orbit, its speed is v dash, और v dash और v का रिलेशन। हुण आ जिहड़ी ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये इस वक्त यदि एस्केप वेलोसिटी है, सरफेस तो नहीं है ना, ये ऑर्बिट चों है। तो हुण अगर ये एस्केप वेलोसिटी है, तो इस वक्त इस सैटेलाइट की एक तो है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आ रेडियस r है ना ये ऑर्बिट का, तो पोटेंशियल एनर्जी है -gmm/r, प्लस काइनेटिक एनर्जी 12m v डैश, और ਇਹਦਾ सम 0 होना क्योंकि ये एस्केप है ना। तो इट मीनस इतों v डैश की वैल्यू √2gm/r आ जाएगी। तो हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ v डैश की आ गया, √2 टाइम्स v, क्योंकि √gm/r ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, तो इस कारण करके। तो ये है रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 6। हुण देखो भाई,
क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 च की गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 च गिवन है ए सैटेलाइट इज मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज के। तो देखो भाई, तो आ है अर्थ, मास m है, आ सैटेलाइट है, तो इस जो सैटेलाइट ऑर्बिट च मूव कर रहा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर के है तो इस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम है वो माइनस के दे बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी -2k है ना, मतलब इस ऑर्बिट के विच जो ऑब्जेक्ट है वो पोटेंशियल एनर्जी -2k हो सकती है। किदा? क्योंकि वो थानू कंसैप्ट की याद आना चाहिए कि जो सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट च है तो वो पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी का सम टोटल मकैनिकल एनर्जी नैगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के बराबर होंगी है ना। ये रिजल्ट आप प्रूव किया सी। हुण बेटा हुण देखो वो की कह रहा, द सैटेलाइट इज गिवन एडिशनल काइनेटिक एनर्जी एंड व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स के डैश इट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी के डैश हो गई तो ये पुल तो बच गया, मतलब ये एस्केप कर गया। तो एस्केप करने का मतलब है कि इसकी जो इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी है प्लस काइनेटिक एनर्जी है उसका सम 0 हो गया, क्योंकि जो भी बॉडी एस्केप कर रही है तो उस वक्त उसकी जो टोटल मकैनिकल एनर्जी है दैट वुड बी 0। ये रिजल्ट कंसैप्ट याद रखना। तो इट मीनस के डैश की हो गया बेटा -u, पर u की वैल्यू तो -2k है, तो इट मीनस उस वक्त के डैश की वैल्यू 2k दे बराबर है। तो ये रिलेशन आ गया, रिक्वायर्ड रिलेशन। अच्छा, फिर देखो बेटा, जदों तुसी गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दे विच की स्टेटमेंट है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 दे विच स्टेटमेंट है कि two spheres of masses small m and capital M are situated in air and the gravitational force between them is F। कि अगर दो स्फीयर्स है तो उन्हां दे विच फोर्स F है। नाउ द स्पेस अराउंड द मासेस इज फिल्ड विद लिक्विड। तो पहला इत्थे वैक्यूम है और उस तो बाद आ जिहड़े दो मासेस है बेटा इन्हां दे विच जिहड़ी स्पेस है एयर है, सॉरी, तो जदों आपां इहनूं लिक्विड नाल फिल करता तो फोर्स दैट वुड रिमेन द सेम। क्यों? क्योंकि जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस है ना बेटा वो है Gmm/r²। मतलब दो मासेस दे विच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों के मासेस और डिस्टेंस ते डिपेंड करती है, और इस गल ते बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि दोनों के विच जिहड़ा मीडियम है उसकी नेचर की है। वो कोई भी मीडियम आ जाए फोर्स सेम रहेगी, प्रोवाइडेड दोनों मासेस सेम रहन और दोनों के विच डिस्टेंस सेम रहे। तो इस करके आंसर वुड रिमेन F। तो F ही रहेगा। तो ये याद रख लेना, नाल कंसैप्ट भी याद रख लेना है ना। हुण बेटा 9th क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन जिहड़ा 8 है उस तो बाद 9th दे विच देखो, एस्केप स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल दैट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड इज v। तो अगर आ अर्थ है बेटा, तो अगर इस पॉइंट पे एस्केप वेलोसिटी ve है ना वर्टिकली अपवर्ड, तो अगर आप another projectile has to be fired at 60 degree with horizontal escape speed, तो थानू दस्या होया कि गिवन पॉइंट ते जो एस्केप स्पीड है ना
ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਥ्रो ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। तो वो वर्टिकली अपवर्ड भी वी ई है और किसी भी डायरेक्शन च वी ई ही रहेगी एस्केप वेलोसिटी गिवन पॉइंट पे। तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस करके दा आंसर वी ही, डी आंसर ऑप्शन आ जाएगी, है ना, वी ई ही रहेगा। तो ये दो कंसैप्ट बेस्ड क्वेश्चन से जो आप डिस्कस कर ले, है ना। नेक्स्ट है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वे ये नोट करो, ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो अगर आ इलिप्टिकल ऑर्बिट है बेटा, तो इट्स क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू द प्लैनेट इज आर मिनिमम एंड फारदेस्ट डिस्टेंस इज, तो आ सैटेलाइट है तो फारदेस्ट है आर मैक्सिमम, एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी व्हेन नियरेस्ट टू द प्लैनेट इज ओमेगा, तो ओमेगा डैश, है ना। एक्चुअली लीनियर वेलोसिटी वी एंड वी डैश कर देने ना आप इथे, और v इज इक्वल टू ओमेगा आर मिनिमम और v डैश इज इक्वल टू ओमेगा डैश आर मैक्सिमम। तो आ ए पॉइंट है, ए पॉइंट वेले जो प्लैनेट दे मिनिमम डिस्टेंस ते है और मैक्सिमम डिस्टेंस ते बी पॉइंट ते है ना प्लैनेट तो। हुण ए पॉइंट ते बेटा वेलोसिटी जो है वो ओमेगा आर मिनिमम है और बी पॉइंट ते वेलोसिटी ओमेगा डैश आर मैक्सिमम है। हुण देखो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहनी है। हुण ए पॉइंट ते एंगुलर मोमेंटम कितनी है, एम वी आर। तो एम मास है, वी ओमेगा आर मिनिमम और आर आर मिनिमम, तो एम ओमेगा आर मिनिमम स्क्वायर। और बी पॉइंट ते एंगुलर मोमेंटम है एम वी डैश आर डैश, आर डैश आया ना आर मैक्सिमम, एम ओमेगा डैश आर मैक्सिमम आर मैक्सिमम। पर थानू पता ड्यूरिंग प्लैनेटरी मोशन एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है, तो दोनों बराबर होने करके हुण उत्थों तुसी ओमेगा डैश की वैल्यू आर मिनिमम ओवर आर मैक्सिमम निकाल सकते हैं ना। तो कंसैप्ट आ जाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसैप्ट अप्लाई होया, वो अकॉर्डिंगली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 दे विच अगर तुसी स्टेटमेंट रीड करते हैं तो थानू की मिल रहा। तो क्वेश्चन नंबर 11 दे विच a spherical shell is cut into two pieces along a chord as shown in figure for points P and Q। तो देखो बेटा गल नूं समझो कि एक्चुअली आ मैं ड्रॉ करता एक शैल। तो थानू पता शैल दे अंदर किसी भी पॉइंट दे एट एनी पॉइंट टोटल इंटेंसिटी जीरो होंदी है, क्योंकि शैल दे अंदर अगर तुसी किसी ऑब्जेक्ट नू प्लेस करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट ते शैल ने कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करनी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ਇਹਦਾ मतलब तो जो शैल है ਉਹਦੇ करके शैल ਦੇ अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होंदी है। हुण स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली असी की कीता बेटा, ये जिहड़ा शैल है इसनू आपां दो पार्ट्स च डिवाइड करता कि आ पार्ट ऊपर वाला शैल है ना, पार्ट अलग है, नीचे वाला अलग हो गया। तो आ वाला पोर्शन अलग हो गया और आ वाला पोर्शन अलग है। हुण गल समझण दी ये लोड़ है कि एक्चुअली आ जिहड़ा पॉइंट है इत्थे, क्योंकि दोनों पार्ट्स ने मिलके पूरा शैल कंप्लीट कीता सी ना, तो पूरा शैल जदों दोनों पार्ट्स ने मिलके कंप्लीट कीता सी तो दोनों करके इंटेंसिटी अगर जीरो है तो इसका मतलब अगर ऊपर वाला पार्ट P है नीचे वाला Q है, तो इत्थे आपां कह सकते हैं कि टोटल इंटेंसिटी जीरो क्यों है, क्योंकि
P पार्ट करके जिन्नी इंटेंसिटी है प्लस Q करके जिन्नी इंटेंसिटी है ਉਹਦਾ सम 0 है। मीनस दोनों पार्ट्स की इंटेंसिटीज एक दूजे दे इक्वल बट ऑपोजिट। तो ये दा रीजन है। मीनस IP इज इक्वल टू IQ इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, मतलब डी ऑप्शन आएगी बेटा। जो सी पार्ट है ना वो IP इज इक्वल टू IQ इज इक्वल टू 0 है। तो IP और IQ बराबर है और दोनों 0 के बराबर नहीं है क्योंकि दोनों का वैक्टर सम 0 है। तो ये पॉइंट समझना वा। क्लियर अंकुश? और क्वेश्चन नंबर 12 दे विच बेटा देखो, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वर प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट्स है, एक दा मास कैपिटल M है, एक दा स्मॉल m है, और उन्होंने विच जिहड़ा डिस्टेंस है वो अगर r है, और दोनों दे विच जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/r है, ना कि 1/r² है। तो हुण आ जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट ते, ये फोर्स की प्रोवाइड कर रही है? ये फोर्स प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, मास v²/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। हुण इत्थे क्योंकि आ फोर्स 1/r ते डिपेंड करती है बेटा, r कट्टे गए तो v, क्योंकि आ m कॉन्स्टेंट ही है गिवन ऑब्जेक्ट लिए, तो v कॉन्स्टेंट होएगी। मीनस इंडिपेंडेंट ऑफ r, इंडिपेंडेंट ऑफ r। ਇਹਦਾ मतलब अगर अर्थ और मून दे विच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि एक्चुअली कितनी है Gmm/r², अगर वो r हुंदी है ना, अगर हुंदी तो फिर जो सैटेलाइट है ਉਹਦੀ ग्रेविटेशनल सॉरी ਉਹਦੀ ऑर्बिटल वेलोसिटी ਜਿਹੜੀ है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ਤੇ डिपेंड नहीं सी करनी। पर जो एक्चुअली है कि जो फोर्स r² ਤੇ डिपेंड करती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी की आती है √Gm/r, है ना, फिर रेडियस ते डिपेंड करती है। तो जे कली r ते डिपेंड करेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, फिर रेडियस ते डिपेंड उन्हें नहीं सी करना, है ना। तो हुण देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली a spherical hollow is made in a lead sphere of radius capital R such that its surface touches the outside surface of the lead sphere and passes through its center. Mass of the lead sphere before hollowing is capital M। मतलब आ सिचुएशन है पुत्र, थोड़ा समझो कि आ थाडे कोल है एक सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर का मास है m, रेडियस है r, और आ बेटा एक पार्टिकल है और इहदा सॉलिड स्फीयर के सेंटर तो डिस्टेंस कैपिटल D दिता वा। अगर ये सॉलिड स्फीयर है और ये पार्टिकल है तो इस सॉलिड स्फीयर करके इस पार्टिकल ते ग्रेविटेशनल फोर्स लगनी है F, है ना, F। तो ये सॉलिड करके है तो FS करता मैं, तो पता लग जाएगा कि ये पूरे सॉलिड स्फीयर करके है। और ये FS कितनी होनी सी पुत? ये FS होनी है Gmm/d², ठीक है। पर एक्चुअली की होया वा भाई, एक्चुअली होया वा कि ये जो सॉलिड स्फीयर है ये कुछ पोर्शन जड़ा वा वो रिमूव कर दिता गया। एक छोटा स्फीयर दिस वन, आ स्फीयर हटा लिया गया, रिमूव कर लिया गया। तो हुण अंडरस्टूड है बेटा, ये जिहड़ा स्फीयर है लाल रंग का वाला स्फीयर जिन्होंने मैं शेडेड करता, ये बाहर कढ़ दिता गया। तो जिहड़ा बाहर कढ़ दिता गया स्फीयर है आपां उहदा मास नैगेटिव मान सकते हैं, क्योंकि जदों आपां कहने हैं कि 5 दे विच 3 रिमूव करो, तो 5 दे विच 3 रिमूव करन दा मतलब है या तो 5 चो 3 माइनस कर दो, या 5 दे विचों 3 रिमूव करन दा मतलब है -3 5 च ऐड कर दो। तो आपां इत्थे मन्नांगे
कि आप जिहड़ा पोर्शन रिमूव किया इहदा मास नैगेटिव मन के तो मान लांगे कि ये ऐड होया पुत, तो इहदा मास माइनस एम डैश मन्निया जाएगा। हुण आ जिहड़ा रैड कलर का सफीयर है जिसका मास नैगेटिव है उहदे करके ਇਹਦੇ ਤੇ कितनी फोर्स लगेगी। हुण आ वाला डिस्टेंस पुत रह गया, हुण लाल वाले सफीयर के सेंटर तो आ डिस्टेंस क्योंकि आ पोर्शन r/2 है ना, क्योंकि आ डायमीटर है ना r, तो आ डिस्टेंस पे कितना रह गया, हुण आ d सी ना, तो इट मीन्स जो आ लाल वाले करके फोर्स लगेगी तो ये नेगेटिव मास करके बेसिकली फोर्स उल्ट लगनी है ना, हॉलो करके। और एफ एच की वैल्यू की आएगी जी, ਇਹਦਾ मास m डैश m ओवर d माइनस r/2 का स्क्वेयर। ठीक है, तो आप नैगेटिव मास करके, क्योंकि जे पॉजिटिव मास होंदा तो इन्हें मास नू अट्रैक्ट कर लेना सी, हुण नैगेटिव मास ने इस मास नू आप मान लिया रिपेल करता ना, तो आप जो नैगेटिव साइन है वो डायरैक्शन नाल जोड़ता। हुण बेटा हुण एम डैश और एम दे विच की रिलेशन है, तो देखो क्योंकि ये जिहड़ा लाल वाला सफीयर है ये वड्डे सफीयर का ही पार्ट है, तो दोनों की डेंसिटी बराबर होने करके वड्डे सफीयर की बेटा जो डेंसिटी है वो है m/4/3 पाई आर क्यूब, तो छोटे सफीयर की डेंसिटी है m डैश 4/3 पाई, हुण इहदा रेडियस r/2 क्यूब है ना, तो हुण आ वाला कैंसल आउट हो गया, r क्यूब भी कटिया जाना पुत, तो आ 8 बन जाना ना इत्थे, तो m डैश की वैल्यू एक्चुअली m/8 है। सो इट मीनस आ फार्मूला थोड़ा g m डैश आ बन गया। हुण तो आप की कह सकते हैं असी निकालना वा इस सफीयर चों, अगर मान लो इस पूरे सफीयर करके असी फोर्स निकालनी हुंदी साडा आंसर आ जाना सी, अगर आप इस रिमूवड पार्ट करके फोर्स निकालनी हुंदी तो आ आंसर आ जाना सी, पर आप पूरे सफीयर चों इन्ना पार्ट निकालन तो बाद भी फोर्स निकालनी है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इस पार्टिकल ते जो पूरा सफीयर फोर्स लगा रहा प्लस इस रिमूवड पार्ट करके जिन्नी फोर्स लग रही, इन्होंने दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना। हुण क्योंकि ये फोर्सेस बेटा ऑपोजिट डायरैक्शन च आप वैक्टर सम लेना, तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स की लिखनी है एफ एस माइनस एफ एच, प्लस नहीं करना क्योंकि दोनों फोर्सेस जिन्होंने तुसी ऐड करना वैक्टर सम लेना उन्हों दी डायरैक्शंस ऑपोजिट है, तो इस करके उन्होंने मैगनीट्यूड्स का डिफरेंस आ जाना। हुण एफ एस की वैल्यू भी तुहानू पता वा और एफ एच की वैल्यू भी पता लग चुकी है ना। हुण इनू तुसी सॉल्व करके प्रॉपर आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली तुसी आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा हुण इहदे विच डी स्क्वेयर भी बाहर निकाल सकते हैं ना, तो इत्थे डी स्क्वेयर आ जाएगा ना, तो वो अकॉर्डिंगली इनू प्रॉपर फॉर्म च कन्वर्ट कर लियो तो हो जाएगा अंकुश।